आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्रोथ। कई जगह पर आपको ये एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम से भी मिलेगा। एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम इसको स्टार्ट करें, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है। तो जब मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया था जिसमें कि कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि एजुकेशन का मतलब होता है लर्निंग। लर्निंग का मतलब है कि कोई भी चेंज जो आपकी थिंकिंग स्टाइल में आता है, बिहेवियर में आता है, एटीट्यूड में आता है लोगों की लाइफ में, उसे हम एजुकेशन कहते हैं। और ये कभी भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। मैंने आपको बताया था कि एजुकेशन जो है वो 3 तरह की होती है: फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। और ये चेंज इन थिंकिंग स्टाइल, बिहेवियर, एटीट्यूड, इन तीनों में से किसी भी एजुकेशन के थ्रू आ सकता है। लेकिन जिस एजुकेशन की हम बात करते हैं, जब हम ये देखते हैं कि कोई पर्सन एजुकेटेड है या नहीं है, जिस एजुकेशन की हम बात करते हैं, तो उससे हमारा जो मतलब होता है वो फॉर्मल एजुकेशन से होता है। फॉर्मल एजुकेशन का क्या मतलब है? वो एजुकेशन जो कि आप स्कूल और कॉलेजेस में लेते हैं, जिनके थ्रू आपको जो है डिग्री मिलती है, तो उसको जो है हम फॉर्मल एजुकेशन का नाम देते हैं। जिससे आप, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन जो है वो एक वेल प्लान्ड प्रोग्राम होता है, जिसके थ्रू जो है आपको वेल प्लान प्रोग्राम के थ्रू आपको एक ऑर्गेनाइज लर्निंग दी जाती है। उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं कि आपको क्या क्या काम करना है, कब कब करना है, कैसे कैसे करना है। तो एजुकेशन का मतलब है कि वो प्रोसेस जिससे कि आपकी नॉलेज, स्किल जो है या फिर आपकी कैपेसिटीज जो है, इन सब में चेंज आता है। लोगों की सोसाइटी में नॉलेज, स्किल, कैपेसिटीज में जो चेंज आता है, इसको हम एजुकेशन के नाम से जानते हैं। अब आता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है। जब बीए थर्ड ईयर में आप लोगों ने इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब पढ़ा है, और इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब आप जानते हैं। जब आपने नेशनल इनकम का कंसेप्ट पढ़ा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है, इकोनॉमिक ग्रोथ को हम मापते हैं किसी देश की नेशनल इनकम से। नेशनल इनकम का कंसेप्ट जो है आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में बीए सेकेंड ईयर में पढ़ा है। और नेशनल इनकम जो है ये इंडिकेटिव होती है कि कोई भी इकोनॉमी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। अब आता है कि क्या है। तो आपको याद होगा मार्शल की डेफिनेशन। मार्शल ने कहा था कि एक साल में एक देश में कुल जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, अगर हम उनको मॉनेटरी टर्म में मेजर करें, तो जो भी उसका मूल्य आता है उसे हम उस देश की नेशनल इनकम कहते हैं। साइमन कुजनेट्स ने भी यही बोला कि वो कमोडिटीज और सर्विसेज जो कि एक साल में फ्लो करती है और अल्टीमेट कंज्यूमर्स के हाथ पहुंचती हैं, या नेट एडिशन में वृद्धि करती है किसी भी कंट्री के कैपिटल स्टॉक, हम नेशनल इनकम कहते हैं। देखिए, अब किसी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, इसको हम इस बात से मेजर करते हैं कि जब हम नेशनल इनकम को ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करते हैं। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के साथ आप कैसे करेंगे? इससे हमें ये पता चलता है, अगर नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, नेशनल इनकम की ग्रोथ ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि पॉपुलेशन से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि नेशनल इनकम हमारी बढ़ रही है। अगर जो है ग्रोथ हमारी कम है या इक्वल है, नेशनल इनकम इक्वल टू पॉपुलेशन ग्रोथ, इसका मतलब कि हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट है। अगर नेशनल इनकम जो है हमारी लेस देन पॉपुलेशन ग्रोथ है, इसका मतलब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन कर रही है। तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्लाइन करेगी, स्टैग्नेंट रहेगी, सेम रहेगी। ये डिपेंड करता है जब हम नेशनल इनकम को कंपेयर करते हैं पॉपुलेशन के साथ। तो ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी क्या होती है। अब आता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एजुकेशन जो है वो हमारी कैसे हेल्प करती है। ये मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि एरिस्टोटल से लेकर के और मर्केंटाइल इकोनॉमिक्स तक इकोनॉमिक थ्योरी ने कभी भी एजुकेशन और ट्रेनिंग को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। इकोनॉमिक और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एजुकेशन के रोल को हमने कभी माना ही नहीं, क्योंकि उस टाइम तक शायद एजुकेशन इतनी डेवलप भी नहीं थी। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलप के रोल को, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम इसके रोल को नहीं मानते थे। अरिस्टोटल से लेकर के मर्केंटाइल इकोनॉमिक्स तक किसी भी इकोनॉमिक्स ने इसकी जो है इसकी रोल को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में नहीं माना। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स तक भी हम यही मानते थे, जब तक हमारी इकोनॉमी थी, कि लैंड और लेबर यही 2 फैक्टर होते हैं जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इसके सिवा कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होते। लेकिन मैंने आपको ये बात क्लास में भी बताई थी
कि जैसे ही रिनाइसा शुरू हुआ रूप में 15th सेंचुरी के टर्न अराउंड के टाइम, जबकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट शुरू हुआ, इंडस्ट्रियल मास प्रोडक्शन और कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट शुरू हुआ, तो स्किल पीपल की डिमांड भी, स्किल पीपल की मांग जो है वो बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि मशीनों पर काम करने के लिए हमें स्किल्ड आदमी चाहिए थे, क्योंकि मशीनों का आविष्कार करने के लिए, मशीनों को रिफाइन करने के लिए, मशीनों को रिपेयर करने के लिए, इन सब के लिए हमें स्किल्ड आदमी की जरूरत थी। तो यहाँ से हमारी एजुकेशन की डिमांड जो है वो बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके डेवलपमेंट के लिए भी हमें एजुकेशन की जरूरत थी। इसलिए एडम स्मिथ ने जब अपनी किताब लिखी वेल्थ ऑफ नेशंस, तो उन्होंने इस रियलिटी को पहचाना और बहुत ही साफ तौर पर उन्होंने ये लिखा, ट्रेनिंग जो है इस पर किया गया खर्चा एक फिक्स्ड कैपिटल की तरह होता है, यानी कि ये हमें एक रिटर्न प्रोवाइड करता है। जब हम जैसे फिक्स कैपिटल में मनी लगाते हैं तो एक टाइम के बाद वो हमें रिटर्न देता है, इसी तरह जब हम एजुकेशन और ट्रेनिंग के ऊपर एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो एक्सपेंडिचर फिक्स्ड कैपिटल की तरह होता है। एडम स्मिथ के बाद मार्शल आए और मार्शल ने भी इसकी इंपॉर्टेंस को माना और उन्होंने बोला कि एजुकेशन पे जो आप खर्च करते हैं वो एक तरीके से नेशनल इन्वेस्टमेंट होता है। उन्होंने लिखा कि जो भी कैपिटल ह्यूमन बीइंग के ऊपर इन्वेस्ट की जाती है, वो जितनी भी कैपिटल होती है, जितनी भी तरह की कैपिटल होती है, उसमें सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होती है। लेकिन समहाउ एडम स्मिथ और मार्शल के बाद इकोनॉमिक्स, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को इकोनॉमिक ग्रोथ में फिर इकोनॉमिक्स ने नकार दिया और उन्होंने कोई भी अटेंशन नहीं दी कि ह्यूमन ग्रोथ या ह्यूमन कैपिटल का क्या रोल होता है इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट में। वो ये मानते थे कि एजुकेशन और हेल्थ पे जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं वो एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन आपको मालूम है कि आजकल ये माना जाता है कि एजुकेशन और हेल्थ पे जो आप एक्सपेंडिचर करते हैं वो एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उससे रिटर्न मिलता है। और इस प्रिपोजिशन को आपके बल दिया एक ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स ने, जो कि शिकागो यूनिवर्सिटी से आए थे। इनमें सबसे पहला नाम शुल्ज का है, इसके बाद गैरी एस बेकर, एडवर्ड डब्ल्यू टेनिसन एंड डेल जोरेंसन। ये सारे के सारे अर्थशास्त्री शिकागो यूनिवर्सिटी के थे और उन्होंने ये बोला कि एजुकेशन जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इन अर्थशास्त्रियों को जो कुछ अदर अर्थशास्त्री ने ज्वाइन किया, उनमें आते हैं मैरी जीन गॉर्मन, चार्ल्स एंडरसन, हर्बिसन, मेयर डेविड मैकमिलन। इन्होंने भी इस को बल दिया कि एजुकेशन पे किया गया खर्चा जो है वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह है, इसलिए एजुकेशन हमें किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरह रिटर्न देती है। इन्होंने ये माना कि एजुकेशन जो है एक फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो कि किसी भी व्यक्ति की कैपेबिलिटीज को एनहांस करती है और उनकी स्किल्स को बढ़ाती है, और जो कि सर्व करती है एक इनपुट के रूप में, जिससे कि इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी होती है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज में। ये कंसीडर करते थे, ये सारे के सारे जितने भी अर्थशास्त्री ये मानते थे कि एजुकेशन पे किया गया जो इन्वेस्टमेंट है वो ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करता है, और ये जो ह्यूमन कैपिटल है ये मेजर सोर्स है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। क्योंकि आज आप मानते हैं कि जितने भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनमें आता है लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, या फिर आज हम ह्यूमन रिसोर्स में 4M मानते हैं, 4M का कॉन्सेप्ट है, मैन, मनी, मशीन एंड मैन, मनी, मशीन। उनमें भी ये सारा सबसे इंपॉर्टेंट है ये M, यानी कि मैन, यानी कि ये लेबर, इसको ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रूप मानते थे कि बाकी चीजें तभी वर्क करेंगी जबकि हमारा ये लेबर या ये जो मैन है ये सबसे ज्यादा जो है स्किल्ड होगा या सबसे ज्यादा हाईली क्वालिफाइड होगा। और इसको लीड लिया शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने, स्पेशली अभी मैंने पहले भी आपको बताया डब्ल्यू शुल्ज जो थे उन्होंने 1960 में, ये अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और 1960 में इन्होंने अपना एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया जिसका नाम था इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल के नाम से इन्होंने अपना एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया, जो कि अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू में छपा 1961 में, उसके वॉल्यूम में ये आया। शुल्ज ने ये लिखा कि 5 सोर्स हैं जो कि ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करते हैं। इसमें सबसा है, पहला है हेल्थ एंड फिटनेस, दूसरा है फॉर्मल स्कूलिंग, तीसरा है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, चौथा है अप्रेंटिस एंड अदर सर्विसेज, एंड पांचवा है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब अगर इन पांचों में से आप देखेंगे तो सिर्फ हम हेल्थ और फिटनेस को छोड़ दें, बाकी चारों जो है वो एजुकेशन के पार्ट हैं, चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन है,
चाहे वो आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, चाहे वो आपकी अप्रेंटिस ट्रेनिंग है, चाहे अदर इन सर्विस एजुकेशन और ट्रेनिंग है, ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे आपकी एजुकेशन के पार्ट आते हैं। तो उन्होंने माना कि एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने में, और ह्यूमन कैपिटल सबसे बड़ा रोल अदा करता है आपकी जो है आप किसी भी इंडस्ट्री को चलाने में या किसी भी इकोनॉमी को चलाने में। अब आता है क्वेश्चन कि एजुकेशन हेल्प कैसे करती है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि एजुकेशन से जो है वो हमारी नॉलेज, स्किल, कैपेबिलिटी जो है वो एनहांस होती है। तो नॉलेज, एजुकेशन जो है वो सबसे पहले जो व्यक्ति की है वो स्किल को बढ़ाता है। जब हमारी स्किल बढ़ जाती है तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जब हमारी बढ़ जाती है तो हमारी पर कैपिटा बढ़ती है। पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो हमारी जीडीपी बढ़ती है, और अगर जीडीपी बढ़ेगी तो ग्रोथ बढ़ेगी। पर कैपिटा जीडीपी अगर बढ़ती है तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। इस तरीके से एजुकेशन जो है वो सीधा सीधा इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती है। एक बात मैं आपको और बता दूं, आजकल हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बजाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को मानते हैं, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ग्रोथ से बड़ा कंसेप्ट है या कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है। ये बात आप लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पेपर में भी पढ़ी होगी कि टिल 1970s जो था, ग्रोथ का मतलब ये था कि पर कैपिटा इनकम में इंक्रीजमेंट करना या आपकी जीडीपी में इंक्रीज करना। लेकिन 1970s के बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंसेप्ट हो गया पॉवर्टी रिडक्शन या रिडक्शन इन द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। 1990s में जब हम आए तो ग्रोथ का मतलब आपका ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, लगातार इसमें इंक्रीमेंट होता रहा है, इसलिए ये इकोनॉमिक ग्रोथ से बड़ा कंसेप्ट है। अब आता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और किस तरीके से हेल्प करती है एजुकेशन। तो एक तो मैंने आपको यही बताया कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती, स्किल बढ़ती है, स्किल से प्रोडक्टिविटी से इनकम, और इनकम से जीडीपी। दूसरा, एजुकेटेड पीपल जो होते हैं वो नई टेक्निक्स को बड़ी आसानी से सीख लेते हैं, और इन सारी टेक्निक को वो अपने बिजनेस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस में अप्लाई करते हैं। मैंने क्लास में भी आपको ये बात बताई थी कि नई टेक्निक क्या, सपोज कीजिए आप मोबाइल चलाना सीख जाते हैं, और मोबाइल में सारे ऐप चलाना सीख जाते हैं, और उसके थ्रू आप अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है गवर्नमेंट की ई मंडी से जुड़ करके वहां पर बेच रहे हैं। इंडस्ट्री में आप अपना सामान जो है अमेजन के ऊपर बेच रहे हैं। बिजनेस में आप अपनी चीज़ों को अमेजन वगैरह के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू बेच रहे हैं। इसी तरह सर्विसेज आप अपने एप्स के थ्रू बेच रहे हैं, या आपने अर्बन क्लैब बना लिया, या आपने कोई और किसी के थ्रू बेच रहे हैं। तो इस तरीके से एजुकेटेड पीपल जो है अपने बिजनेस में, सर्विस में, इंडस्ट्री में नई टेक्निक्स को यूज करता है। जब ये नई टेक्निक को यूज करेगा तो नेचुरली है कि इसकी इनकम बढ़ेगी, और इसकी इनकम में इजाफा होगा, इसकी प्रोडक्टिविटी में जो है इंक्रीज हो जाएगी, जिससे किसी भी देश की जीडीपी बढ़ती है। इसके अलावा देखिए, एजुकेशन जो है हाईली स्किल्ड पीपल क्रिएट करती है किसी भी कंट्री में। हाईली स्किल्ड पीपल में कौन आ रहा है? डॉक्टर, इंजीनियर, ये लोग क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं नई नॉलेज और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में। आपके देश में जितने ज्यादा साइंटिस्ट होंगे, जितने ज्यादा रिसर्चर होंगे, आपके देश में नई नॉलेज का डेवलपमेंट उतना ज्यादा होगा, आपके देश में नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट उतना ज्यादा होगा। आप यूरोप के कंट्री को देख लीजिए, आप यूएसए को देखिए, उसमें पिछले सालों में जितनी भी टेक्नोलॉजी आई या जितने भी नई नई टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ, चाहे वो गूगल था, चाहे वो एप्पल था, चाहे वो एंड्रॉइड सिस्टम था, वो सारे के सारे इन रिसर्चर्स का हुआ ही है, जिससे उस कंट्री का पर कैपिटा इनकम और जीडीपी बड़ी तेजी के साथ बढ़ा। वहाँ पर हाईली स्किल्ड जॉब्स क्रिएट हुई, वहाँ पर एजुकेटेड पीपल गए, जिसकी वजह से उस देश की जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई। तो एजुकेशन जो है वो हाईली स्किल्ड लोगों को क्रिएट करती है, जिससे कि उस देश में नॉलेज और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, जो कंट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करता है। देखिए, फोर्थ पॉइंट, एजुकेशन जो है साइंटिफिक एटीट्यूड लोगों में क्रिएट करती है, और लोगों में इग्नोरेंस और सुपरस्टिशंस को खत्म करती है। आपने देखा होगा कि अनएजुकेटेड लोग सुपरस्टिशंस के शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर उन्हें कोई ओझा बाबा कोई भी बात बताते हैं तो वो उसको बड़ी जल्दी मान लेते हैं कि हथेली पर भी पेड़ उगाया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि हिप्नोटिज्म की जो टेक्निक है, हम सब आपको साइकोलॉजी में पढ़ाते हैं, लेकिन हिप्नोटिज्म की टेक्निक जो भी थोड़ा बहुत कोई ओझा बाबा जानता है, उसके थ्रू वो उन्हें एक जो है हिप्नोटाइज करके वो चीजें दिखा देता है और वो उसे मान लेते हैं। लेकिन अगर आपका
आपके पास एजुकेशन है और अगर आपका साइंटिफिक एजुकेशन लोगों में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप कर देती है, तो कभी भी वो सुपरस्टिशंस और इग्नोरेंस के शिकार नहीं होते। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, जब हम एजुकेशन आ जाती है हमें ये पता चल जाता है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण एक सिंपल खगोलीय घटनाएं हैं और इनका जो है वो कोई भी जो है धर्म और इनसे लेना देना नहीं है, क्योंकि ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो जब भी जो है ये होगा तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ेंगे और ये नॉर्मल पार्ट है, ये होंगे ही होंगे। लेकिन अनएजुकेटेड लोग इसी को लेकर के बहुत सारे सुपरस्टिशन, अरे ग्रहण लग गया तो आप ये मत खाइए, वो मत खाइए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, सिर्फ पूजा कीजिए, इन सुपरस्टिशंस को मानने लगते हैं। लेकिन एजुकेशन हमें ये मॉडर्न साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करती है और हम जो है साइंटिफिक चीजों को मानने के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन सुपरस्टिशंस को मानने के लिए तैयार नहीं होते। अगला बेनिफिट जो हमें एजुकेशन देती है वो है कि वो समाज में इनकम की इनइक्वालिटीज को लेसन करती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि एजुकेशन जो है, रिसर्चेस से ये साबित हुआ है कि जो है 1 ईयर की स्कूलिंग जो होती है वो 10% इनकम में इजाफा करती है। अगर इनकम में इतना इजाफा होगा तो नेचुरली है कि समाज में इनइक्वालिटीज कम होंगी, वेज रेट हाई, इससे सोशल और इकोनॉमिक इक्विटी आती है सोसाइटी में और इनइक्वालिटीज से समाज दूर होता है। इसके अलावा एजुकेशन जो है एक क्वालिटी पॉपुलेशन क्रिएट करती है, वो क्वालिटी पॉपुलेशन जो कि रूल्स को समझती है, मानती है। वो ये मानती है कि ये जितने भी रूल्स बनाए गए हैं, चाहे वो ट्रैफिक रूल है, चाहे वो कोरोना के रूल्स हैं, चाहे वो मास्क लगाना है, चाहे वो आपको हेलमेट लगाना है, चाहे सीट बेल्ट लगाना है, ये सब आपके फायदे के लिए है। इससे गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं हो रहा है, ना गवर्नमेंट का एम इसके थ्रू आपसे रेवेन्यू कलेक्शन करना है। ये तो रेवेन्यू अर्थदंड तो केवल आपके ऊपर इसलिए लगाया गया है ताकि लोग इन रूल्स को फॉलो करें और इनको माने। तो इस तरीके से जब हम जहाँ पर भी है वहां पर लोग रूल्स को अवॉइड करते हैं, वहां पर क्राइम भी कम होता है। जापान इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि अगर आपके यहाँ क्वालिटी पॉपुलेशन होगी तो वो किस तरीके से रूल्स को मानती है और वहां पर क्राइम और वायलेंस कम होता है। इसके अलावा इम्प्रूव करती है लर्निंग एनवायरनमेंट को और हम लर्निंग सीखते हैं और हम ये काम करना सीखते हैं। एजुकेशन का एक सबसे बड़ा फायदा है कि हेल्थ को प्रमोट करती है, क्योंकि एजुकेशन केवल हमें डॉक्टर ही प्रोवाइड नहीं करती। ये ठीक है कि हर पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, ये सब हम देते हैं, लेकिन एजुकेशन का और बहुत बड़ा रोल होता है मेडिकल इक्विपमेंट बनाना, नई ड्रग्स का आविष्कार करना, वैक्सीन का आविष्कार करना। अभी देखा कोरोना महामारी के टाइम हमारे देश ने 2 वैक्सीन का आविष्कार किया, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। अब ये वैक्सीन लाखों लोगों की जान बचाने में और जो है वो इन्फेक्शन रोकने में सक्षम है। तो एजुकेशन केवल हेल्थ ही प्रमोट नहीं करती, बल्कि वो आपको ऐसी बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करती है जिससे कि आपकी हेल्थ को प्रमोट किया जा सकता है। तो जितनी भी तरह की, चाहे आप आयुर्वेद में देखें, चाहे आप एलोपैथ में देखें, चाहे आप होम्योपैथ में देखें, जितनी भी तरह के हमारे पास प्रिवेंटिव मेडिसिन हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज को हमने पता लगाया कि हल्दी में ये गुण होता है, लौंग में ये गुण होता है, वो सारा का सारा रिसर्च के थ्रू पता चलता है, वो सारा का सारा हमें एजुकेशन के थ्रू पता चलता है। तो इस तरह एजुकेशन जो है वो हमारी हेल्थ को भी प्रमोट करती है। इसके अलावा एजुकेशन जो है ज्यादा इन्फॉर्म्ड और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन तैयार करते हैं। ये वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होते हैं जो कि जनरली रूल्स फॉलो करते हैं, रूल्स को मानते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं और कोई भी गलत काम इजीली करने के लिए तैयार नहीं होते। और इन सब का रिजल्ट होता है सोशल कोहेशन, यानी कि समाज में एक रस्ता आती है, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहना सीखते हैं। डिफरेंट कास्ट, कलर, रिलीजन के लोग किस तरीके से एक साथ रह सकते हैं, ये चीज भी हमें एजुकेशन सिखाती है। स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट धर्मों के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, खेलते हैं, खाना खाते हैं, रहते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ एक सहिष्णुता की भावना सीखते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना सीखते हैं। उनको ये भी समझ में आता है कि बेसिकली हर आदमी एक है, उनके बिलीफ अलग हो सकते हैं, उनके रिचुअल्स अलग हो सकते हैं, उनके रिलीजन्स अलग हो सकते हैं। तो एजुकेशन जो है वो सोशल कोहेशन को भी प्रमोट करती है। इसके अलावा एजुकेशन जो है पॉजिटिव
डेवलप करती है लाइफ में नेचुरली। जब एजुकेशन से आपके अंदर नॉलेज आएगी, आपके अंदर स्किल आएगा, आपको अच्छी जॉब्स मिलेंगी, आपकी इनकम अच्छी होगी, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। जब कॉन्फिडेंस आएगा तो लाइफ के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। आप जिंदगी की परेशानियों से भागोगे नहीं, आप उन्हें उसको सॉल्व करना सीखोगे, उनसे बाहर निकलने की हिम्मत पाओगे और उनसे बाहर निकलोगे। सपोज जैसे कोरोना का ही टाइम था, बहुत सारे एजुकेटेड पीपल जिनकी नौकरी चली गई थी, उन्होंने बहुत तरह के रोजगार शुरू कर लिए क्योंकि उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था। तो इसलिए जो है एजुकेशन वो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी डेवलप करती है कि पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे हो सकता है। अब एजुकेशन के जो गेन्स है वो स्पिल ओवर भी है। स्पिल ओवर गेन्स क्या होते हैं? क्योंकि जैसे जब ग्लास में दूध ज्यादा हो जाता है तो वो बाहर निकलने लगता है, ठीक इसी तरह एजुकेटेड पीपल के कंटैक्ट में आता है उसको फायदा होता है। जैसे एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, अगर आपके घर में एक डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट कोई भी पढ़ा लिखा आदमी है, तो उसके संपर्क में जितने भी पर्सन आएंगे, फैमिली के रिलेटिव्स आएंगे, पड़ोसी आएंगे, मिलने वाले आएंगे, उन सबके ऊपर उसका कोई ना कोई असर होगा। तो इनकम जो होता है, केवल इसका फायदा हमें इसी जनरेशन में नहीं मिलता बल्कि आने वाली जनरेशन में भी मिलता है। खासतौर से अगर आप देखिए जिस घर में पढ़े लिखे बुजुर्ग होते हैं या पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में दादी नानी पढ़ी लिखी हैं, तो वो बच्चों को छोटे वैसे ही कहानियां सुना देंगी, वैसे ही पढ़ा देंगी, उनमें संस्कार डेवलप कर देंगी, चलते फिरते एजुकेशन दे देंगी। तो जो स्पिल ओवर गेन्स होते हैं इनकम के, वो केवल ना हमारी जनरेशन को मिलते हैं बल्कि आने वाली जनरेशन को भी उसका फायदा मिलता है और वो चीजें ऑटोमेटिकली हमारी कमिंग जनरेशन में भी आ सकती हैं। और इन सब का रिजल्ट है कि एजुकेशन हेल्प करती है हमें लीड करने में एक हैप्पी लाइफ, और एजुकेशन से हम एक हैप्पी लाइफ जीते हैं। तो इस तरीके से एजुकेशन जो है वो हेल्प करती है न केवल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बल्कि सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में भी। ये बिल्कुल देखा गया है कि जब रिसर्च की गई है कि एजुकेशन का सीधा सीधा क्या असर होता है ग्रोथ के ऊपर। एक स्टडी एडवर्ड डेविसन ने, इन्होंने यूएसए की एजुकेशन के ऊपर स्टडी की थी और ये पता लगाया था कि एजुकेशन का कितना असर है यूएसए की नेशनल इनकम पे हुआ। तो पता चला कि 42% जो ग्रोथ अमेरिका में हुई है 1929 से 1957 के बीच, केवल एजुकेशन की वजह से हुई है, और एजुकेशन का जो कंट्रीब्यूशन था वो 42% था। इसी तरह वर्ल्ड बैंक ने एक स्टडी की थी 1993 में, और 1993 में इन्होंने ये स्टडी करके पता लगाया, इतना एस्टोनिशिंग, इतना चमत्कारी फैक्ट था ये। उन्होंने बोला कि वो कंट्री जिन देशों में जहां पर की 100% लिटरेसी थी, जहां 100% लिटरेसी थी, वो सारे कंट्री मिडिल हाई इनकम कंट्री थे। जिनमें लिटरेसी नहीं थी वो सारे लो इनकम कंट्री थे। इस तरह उन्होंने बैंक की स्टडी में निकाला कि जिस भी देश में हायर स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल होता है वो बहुत तेजी के साथ ग्रो करता है और हायर लेवल ऑफ इनकम पे पहुंच जाता है, इसके मुकाबले कि जिस देश में बहुत कम ह्यूमन कैपिटल होता है। तो ह्यूमन कैपिटल सबसे बड़ा सोर्स है जिसके थ्रू किसी भी देश की जीडीपी को इंक्रीज किया जा सकता है, किसी देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सकता है और इकोनॉमिक ग्रोथ लाई जा सकती है। रिसर्चर्स ने ये भी एस्टैब्लिश किया है कि हर एक साल की स्कूलिंग, केवल एक साल अगर आप स्कूलिंग में इजाफा कर दें तो हमारी मजदूरी की दर में 10% का इजाफा होता है या 10% की वृद्धि होती है। और डेवलपिंग कंट्रीज के केस में तो ये गेन और भी ज्यादा हायर होता है और वहां पर ये 10% से भी ज्यादा होता है। तो देखिए हर ईयर की स्कूलिंग का जब रिजल्ट निकाला गया, ये कोरिलेशन इफेक्ट से निकाला गया था और इसमें देखा गया कि इसका रिजल्ट जो है वो मच हायर होता है। इसी तरह वर्ल्ड बैंक का एक एजुकेशन सेक्टर का पेपर आया था 1980 में, उसने ये कंक्लूड किया था कि एजुकेशन इन्वेस्टमेंट जो होता है एजुकेशन में वो सारे इन्वेस्टमेंट से बढ़कर होता है और उसके रिटर्न जो होते हैं वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होते हैं। अब इसमें मैं एक बात और बता दूं कि इसमें एजुकेशन में भी अगर हम विमेन एजुकेशन प्रोवाइड करें तो उसका इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या असर होता है। रिसर्चेस से ये देखा गया है कि विमेन एजुकेशन जो होती है वो इकोनॉमी में ज्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट प्रोवाइड करती है। इवन ये माना गया है कि प्रोडक्टिव रिजल्ट ये कैसे प्रोवाइड करते हैं, इवन मेन की एजुकेशन से विमेन, अगर हम एक विमेन को एजुकेट करते हैं तो 4 गुना ज्यादा रिटर्न वो प्रोवाइड करती है। विमेन की एजुकेशन चिल्ड्रन और फैमिली मेंबर की हेल्थ को इफेक्ट करती है, क्योंकि जब वो एजुकेटेड हो जाती है तो उन्हें न्यूट्रिशन की नॉलेज हो जाती है, हाइजीन की नॉलेज हो जाती है,
बेटर सैनिटेशन की नॉलेज हो जाती है। इवन वो अगर जॉब नहीं भी करती है, देखिए अगर लेडीज जॉब करेंगी या वेमेन जॉब करेगी, डेफिनेटली डायरेक्ट मनी आपके घर में आएगा, तो उससे आपकी इनकम बढ़ेगी, जिससे कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, जिससे आपका न्यूट्रिशन ऑफ लेवल बढ़ेगा। लेकिन अगर वो जॉब नहीं भी करती हैं तो भी एजुकेटेड वुमेन जो होती हैं उनको सैनिटेशन की ज़्यादा नॉलेज होती है, हाइजीन की ज़्यादा नॉलेज होती है, न्यूट्रिशन की ज़्यादा नॉलेज होती है। तो बच्चों का न्यूट्रिशन लेवल कैसे पूरा करना है, इसी डाइटरी पैटर्न में कैसे चेंज करने हैं जिससे कि बच्चों को फुल न्यूट्रिशन भी मिल जाए, फैमिली मेम्बर्स की केयर कैसे करना है, चिल्ड्रन की केयर कैसे करना है जिससे चिल्ड्रन आपके हेल्दी भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। इसी तरह विमेन एजुकेशन देखा गया है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर ये बहुत ज़्यादा असर डालती है। HIV एड्स को कंट्रोल करने में, फैमिली प्लानिंग को करने में विमेन एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर इसका बहुत बड़ा रोल सामने आता है। इसी तरह ये विमेन को एम्पावर करती है कि वो अपने एटीट्यूड को चेंज करें, और अगर उनके सामने कोई भी समस्या आती है तो बजाय हाय हाय मचाने की उन समस्याओं का सामना करना सीखें, ताकि जो है वो उन समस्याओं से बाहर आ सकें। तो ये विमेन को उनका एटीट्यूड चेंज करने में भी बहुत हेल्प करती है। इसी तरह फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बहुत हेल्प करती है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जिन घरों में दादी और नानी पड़ी हुई होती हैं, अगर आप एक लड़की को एजुकेट करते हैं तो आज वो गर्ल चाइल्ड है, आज वो कहीं बेटी है, कल को वो कहीं बहू बनकर जाएगी, इसके बाद जो है वो मदर बनेगी, उसके बाद दादी बनेगी, नानी बनेगी। तो जितने भी बच्चे पूरी फाइव इस लाइफ में उसकी संपर्क में आएंगे, उन सबको ऑटोमेटिकली उसकी एजुकेशन का लाभ मिलेगा और वो इससे बेनिफिट होंगे। तो विमेन एजुकेशन जो है वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। और रिसर्च से ये साबित किया है कि अगर आप गर्ल एजुकेशन में कोई कंट्री इन्वेस्ट करता है तो उसका रिटर्न मेन एजुकेशन के मुकाबले 4 टाइम्स ज्यादा होता है। तो एजुकेशन जो है वो हमें बहुत हेल्प करती है। ये था आपका कि एजुकेशन जो है वो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर किस तरीके से हेल्प करती है, या एजुकेशन का इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रोल होता है।